डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सप्लीमेंट्री बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 ऑलरेडी द थर्ड लेवल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, देयर यू विल गेट दैट वीडियो एज वेल। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा क्योंकि बिल्कुल डीप में एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए आप एक ही वीडियो में इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द टाइटल इज द टाइगर किंग, तो थोड़ा सा स्टोरी को मैं ब्रीफ कर दूं जिससे कि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस स्टोरी में कुछ ऐसा है कि द टाइगर किंग एक राजा है जिसका जन्म जब हुआ तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोला कि इसकी मृत्यु किसी टाइगर की वजह से होगी, एक टाइगर इसका मृत्यु का कारण बनेगा। तो अब यहाँ पे चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जब टाइगर ही उसके मृत्यु का कारण बनेगा तो क्या टाइगर की वजह से उसकी मृत्यु हुई या फिर वो टाइगर पे जो एस्ट्रोलॉजर्स का जो प्रेडिक्शन था उसने उसको गलत साबित किया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो कल्कि है वो जो टाइगर किंग है, शुरू में उनके जो क्वालिटीज उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में बातें करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि कल्कि बहुत कमेंटिंग फॉर्म में एक जो है ह्यूमर पैदा करते हुए यहाँ पे लिख रहे हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं एंड ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको जाना जा सकता है एज हिज हाइनेस, उनके सम्मान में जमींदार जनरल, यानी उनको कई सारे यहां पे पद वो दे रहे हैं। और क्या है, जैसे कि खिलेदार मेजर, सत व्याग्रा संहारी। तो एक्चुअल में सब नाम उनके तारीफ में कहे जा रहे हैं। ये एग्जाम्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि आप इसको याद ही करना है, बस यहां ये समझिए कि उनकी तारीफ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइगर किंग है। साथ में और क्या टाइटल उनको दिया जा रहा है, महाराजा धीराज, विश्वभुवना सम्राट, या फिर सर जिलानी जंग बहादुर, या फिर शॉर्टकट में देखिए कुछ लैंग्वेज के यहाँ पे लिखे गए हैं वर्ड्स MAD, ACTC, CRC के, तो ये सब उनके सम्मान में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ रैंक्स हैं जो यहाँ पे कल्कि बता रही। वो इन सब नाम से उनको अगर हम बुलाते हैं तो ये सब नाम क्या है, बहुत छोटे, ये बड़े बड़े नाम भी उनके नाम, कौन से नाम, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। ये सारे बड़े बड़े नाम भी उनके नाम के आगे, टाइगर किंग के आगे छोटे पड़ जाते हैं, यानी कि उनके कारनामे इतने बहादुरी से भरे हुए हैं कि ये बड़े बड़े औहदे भी उनके आगे बहुत ही तुच्छ लगते हैं, छोटे लगते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, यहां पे कल्कि कह रहे हैं रीडर्स को कि मैं आप लोग को बताने आया हूं व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, या आखिर उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। खैर यहाँ पे थोड़ा सा कमेंटिंग लैंग्वेज में भी वो यहाँ पे बता रहे हैं, डायरेक्टली आपको एंड पे नहीं ले जाएंगे, बातों को घुमा फिरा के काफी बताएंगे, तो थोड़ा सा शुरुआत में आप काफी अटेंशन के साथ सुनिएगा। तो कल्कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे केवल ये बताने आया हूं, मेरा इंटेंशन केवल ये है कि आखिर उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। अब देखिए आगे वो बात को फिर डाइवर्ट कर दे रहे हैं कल्कि, और क्या कहते हैं, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, मेरा कोई मकसद नहीं है बहाना करने का, टू एडवांस ओनली टू एंड, कि स्टोरी को मैं समाप्ति की ओर ले जाऊं इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि एक बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से मैं कहानी को सुनाऊं और अचानक से मैं विड्रॉल कर लूं, पीछे हट जाऊं। तो उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं आपको कहानी को घुमा फिरा के सुनाऊं और बाद में मैं एंड को ना बताऊं, यानी कि उनका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा ये बात मैं आपको ना बताऊं और इस बात से मैं पीछे हट जाऊं। तो कहते हैं यानी मैं ऐसा नहीं करूंगा, यानी कि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आखिर उनका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर, तो देखिए आप स्टुका बॉम्बर क्या है, ये एक प्रकार का जो है जो लड़ाकू विमान होते हैं वो है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो है यूज किया गया था, कि विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट करते हुए कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के बात यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ तक कि अगर वो जो वर्ल्ड वॉर में जो स्टुका बॉम्बर जो यूज किया गया था, जो लड़ाकू विमान यूज किया गया था, अगर वो भी मुझे थ्रेट करे, धमकी दे, तो वो भी मुझे मेरे ट्रैक से, मेरे इरादे से मुझे हटा नहीं सकता है। उसका इरादा क्या है, यहाँ पे कल्कि की इरादा ये है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के हैं उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। यहां तक कि आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वो जो स्टुका है, वो जो लड़ाकू विमान है, इफ इट लाइक्स, अगर उसका मन करे, उसका दिल करे, कैन बीट अ हास्टी रिट्रीट
हास्टल रिट्रीट मतलब आराम से उसका मन करे तुरंत के तुरंत, रिट्रीट मतलब वो बैक कर सकता है, मेरी स्टोरी को छोड़ करके जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कल्कि का मानना है जो स्टुका बॉम्बर है वो इमेजिन करें, भाई राइटर्स हैं कुछ भी कर सकते हैं, तो उनका मानना है कि आराम से बैठ के जो स्टुका बॉम्बर है वो भी क्या करे, उनकी कहानी को सुन रहा है, जो कहानी को सुना रहा है। तो अगर वो मुझे धमकी देगा भाई कि मैं तुम्हारे बम फेंक दूंगा, तुम लोगों को मत बताना कि वो टाइगर नाम, द टाइगर किंग क्यों पड़ा उस राजा का नाम, तो नहीं कहते नहीं, चाहे कितनी भी धमकी मुझे दे मैं ट्रैक से नहीं हटूंगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि आखिर उस राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। देखिए बात को घुमा रहे हैं, अभी आपको वाकई में बता नहीं रहे। खैर अब आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ में वो क्या कर रहे हैं, अभी मेरी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है। राइट एट द स्टार्ट, तो ये पूरे पैराग्राफ ऐसे दिया क्यों गया है? सो स्टूडेंट्स ये एक ह्यूमर पैदा करने के लिए, एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इन सब बातों को घुमा फिरा करके कल की यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको राइट एट द स्टार्ट, खैर बिल्कुल शुरुआत की बात ये है कि इट इज इंपरेटिव, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। वाइटल इंपॉर्टेंस यानी बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण की जो बात है उसको डिस्क्लोज करना, रिवील करना, उजागर करना बहुत जरूरी है अबाउट द टाइगर किंग। खैर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि द टाइगर किंग जो है, जो राजा साहब उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताना है, एक बहुत ही बात आप लोगों के सामने उजागर करना है। क्या बात है, चलिए देखते हैं कि एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कि जो भी लोग ये जो राजा है ना प्रतिबंधपुरम के, इनके बारे में पढ़ते हैं, विल एक्सपीरियंस, पढ़ते पढ़ते वो अनुभव करेंगे द नेचुरल डिजायर, कि उनके अंदर एक अपने अंदर से एक डिजायर पैदा होगी रीडर्स के अंदर से, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो करेज है, हिम्मत है, वो इनडोमिटेबल, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक ऐसे आदमी से आपके अंदर ये डिजायर आएगी कि क्यों ना मैं क्या करूं, फेस टू फेस, काश सामने से मुझे मिलने का मौका मिल जाए। देखिए बात को फिर से घुमा रहे, क्यों? बस इसीलिए कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके कि इतने बहादुर जो राजा साहब हैं, काश, मैं पढ़ते पढ़ते रीडर्स के मन में क्या आ जाता है कि काश इतने बहुत ही बहादुर जो है राजा से सामने से मुझे मिलने का मौका मिले। बट अगले ही वाक्य में कल्कि क्या कह रहे हैं, बट देयर इज नो चांस, लेकिन अगर आप चाहेंगे भी ना, आप अंदर डिजायर भी आएगी कि मुझे राजा साहब से मिलना है सामने सामने, तो यहां पे आगे क्या करें, देयर इज नो चांस, लेकिन आपको कोई चांस, मौका नहीं मिलेगा ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इस डिजायर की, इस इच्छा की पूरा होने की। अच्छा ये इच्छा आपकी पूरा क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए ये कमेंटिंग लैंग्वेज, वो बातों को सीधी सीधी रख सकते थे, बट देखिए फिर से बातों को घुमाते हुए कह रहे हैं क्या, जैसा कि एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भारत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें भरत जी राम जी से कहते हैं कि पिताजी अब नहीं रहे, यानी कि भरत जी क्या कहते हैं, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड। फाइनल अबॉर्ड क्या होता है, जो आखिरी जो घर होता है, यानी कि यहां पे स्वर्ग की बात कर रहे हैं, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, कि जो टाइगर किंग है कहां पहुंच गए हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है यानी कि स्वर्ग, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब डायरेक्टली भाई यहां पे कल्कि बता सकते थे कि आप उनसे फेस टू फेस क्यों नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी, बट नहीं, देखिए घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं, इसलिए एक ह्यूमर डेवलप करने के लिए, कि जिस प्रकार भारत ने राम से कहा था ना कि दशरथ जी अब स्वर्गवासी हो गए, तो वही उसी, क्योंकि जो टाइगर किंग है वो भी क्या हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुकी है, यानी कि इन द अदर वर्ड, देखिए अब उस बात को कह रहे हैं, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की अब फिलहाल मृत्यु हो चुकी है, इसलिए रीडर्स आप लोग से वो कह रहे हैं कि आप लोग उनसे सामने फेस टू फेस नहीं मिल पाएंगे, भले ही आपके अंदर इच्छा। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, स्टोरी में आपका मन कर भी ऐसी क्या स्टोरी भाई, कि क्या हमारे अंदर वाकई में ऐसी इच्छा पैदा होगी क्या कि काश मुझे वो राजा से वाकई में मिलने को का मन होगा, तो इसलिए ऐसी बात उन्होंने फिलहाल कही है। खैर अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बात वो कह रहे हैं, द मैनर ऑफ हिज डेथ, उनका जो मृत्यु का जो तरीका था, इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट का जो मैटर यहां पे है, उनका जो मरने का जो तरीका है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे स्टोरी में, तो आखिर उनकी डेथ कैसे होगी, सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट की बात यही है। तो देखते हैं आखिर उनकी डेथ कैसे होगी, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इट कैन बी रिवील्ड, देखिए अभी वो कह रहे थे ना कल की मैं आपको बताऊंगा कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, बट अब क्या कह रहे हैं वो कि इट कैन बी रिवील्ड, ये उजागर किया जाएगा ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। खैर अभी मैं आपको तुरंत नहीं बताऊंगा कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, ये बिल्कुल मैं स्टोरी के अंत में बताऊंगा। एंड द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमिस, उनके एस्पेक्ट ऑफ डेमिस मतलब उनके डिसमिस मतलब उनके डेथ का, उनके मृत्यु का सबसे फैंटास्टिक जो एस्पेक्ट है,
जो हिस्सा है, जो पार्ट, वो क्या है कि was that as soon as he was born, सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट, सबसे फैंटास्टिक पार्ट उनके मृत्यु का क्या है कि जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन राजा साहब को मरना पड़ेगा। अब आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी, भाई जिसने भी जन्म लिया है उसमें डेथ तो सभी की होगी, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द चाइल्ड विल ग्रो अप, उन्होंने बताया कि बच्चा बड़ा होगा, बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, जितने भी वॉरियर्स है, योद्धाओं का वो योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरो, सारे हीरोज का वो हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा, यानी बहुत बहादुर होगा। लेकिन बट की बात वो एस्ट्रोलॉजर्स कुछ कहना चाह रहे थे, बट कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं पड़ रही थी, इसी वजह से डैश 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 लगा, वो चुप हो जाती है। एंड डर की वजह से क्या होता है, दे बिट देयर लिप्स, और अपने लिप्स को चबाना शुरू कर देते हैं, एंड स्वॉलोड हार्ड, और कुछ गल्प करते हैं, जब लोग डरते हैं ना गल्प करते हैं ना, बिल्कुल वैसे निगलते हैं। वेल कंपेल टू कंटिन्यू, लेकिन वहां पे जो लोग मौजूद थे वो लोग कंपेल करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि भाई आगे बताइए, आप आगे क्या कहना चाहते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कही, कौन सी बात, दैट दिस इज सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। खैर ये एक रहस्य है जिसको हमें उजागर नहीं करना चाहिए। भाई जब रहस्य है तो उजागर क्यों कर रहे हो, तो ये भी एक कमेंट वाली बात हो गई। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक, खैर आप लोग चूंकि हमें फोर्स कर रहे हैं बताने के लिए, तो हम बता रहे हैं। क्या बताते हैं वो, एक्चुअली द चिल्ड्रन बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि जो बच्चा है इस जोडियाक, स्टार मतलब क्या होता है, नक्षत्र, इस नक्षत्र के अंदर बच्चे का जन्म हुआ है, वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इससे इस बच्चे की क्या होगी, एक दिन मौत हो जाएगी। अभी भी देखिए आपको लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई जो जन्म लेगा सिंपली मौत तो सभी की होगी। अब बात क्या थी, तब एक मैजिक होता है, क्या मैजिक होता है, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस, तब एक बहुत ही बड़ा एक जादुई घटना घटती है। क्या जादुई घटना घटी, एक्चुअली एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। अब समझ गया होंगे जिलानी जंग बहादुर कौन है, ये वही राजा है। जब ये जन्म हुए और केवल जब जिस दिन प्रेडिक्शन चल रहा था उस दिन वो केवल 10 दिन के हुए थे, और जैसी ये बात उन्होंने सुनी वो खुद बोल पड़ते। आप खुद सोचिए 10 दिन का कोई बच्चा कभी क्या बोल सकता है, बट नहीं, तो यही उस दिन बहुत ही एक मिरेकल हुआ कि 10 दिन का बच्चा जो है बोल पड़ता है, एक फ्रेज उसके मुंह से निकलता है। क्या निकलता है, ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान प्रोफेट्स, प्रोफेट्स ये एस्ट्रोलॉजर्स को यहां पे बोल रहे हैं, दैट एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। तो जब उन्होंने जहां पे जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, जब उन्होंने ये वर्ड सुना कि अरे भाई 10 दिन का बच्चा बोला, तो सब एकदम ट्रांसफिक्स्ड हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। स्टुपेफैक्शन मतलब एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पाता है, एकदम मुंह खुला का खुला सभी का रह जाता है। कहने के यहां पे ये मतलब है, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, सब लोग बिल्कुल सरप्राइज, वाइल्डली मतलब एकदम आंखें फाड़ फाड़ करके सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, ब्लिंक्ड अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, यानी कि किसी को बिलीव नहीं होता कि वाकई ये बच्चा बोला। लेकिन तभी क्या होता है, ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, अरे यानी कि वो वर्ड फिर से वो बोलती है, अरे वाइस प्रोफेट्स, अरे मैं हूं वो जिसने बोला, यानी कि वो जंग बहादुर यानी कि वो राजा टाइगर किंग फिर से बोलती है। एंड दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट, और जब इस बार पहली बार तो उन्हें लगा कि साथ इल्यूजन है, हम सभी को भ्रम हुआ है, बट जब दोबारा उन्होंने बोला तब वहां पे डाउट्स, शक के लिए कोई भी ग्राउंड यानी कोई भी जगह अब नहीं बची थी, यानी सब लोग कंफर्म हो गया कि वाकई उस बच्चे ने ही ये वर्ड बोला। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated, मतलब pronunciate करना, the word so clearly। अरे ये तो वही बच्चा जो अभी कुछ दिन पहले जिसने जन्म लिया, केवल 10 दिन हुआ है, उसने इतने क्लियरली, इतने साफ साफ भाषा में उस वर्ड को, उस फ्रेज को प्रोनाउंस किया है। अब इस बात पे सबको, जिसका उनका जो शक था वो दूर हो जाता है, श्योर हो जाता है कि वो बच्चा ही बोला है। अब आगे देखिए क्या होगा, बोलते हैं द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर वहां बैठे थे अपने चश्मे को उतारते हैं, गेज इंटेंटली एट द बेबी, वो एकदम इंटेंटली मतलब एकदम ध्यान से बच्चे की ओर देखते हैं। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, भाई हर कोई जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु तो होगी। वहां पे वो क्या बोलते, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट
वो लड़का क्या बोलता है, बच्चा 10 साल का, 10 दिन का, सॉरी 10 साल बार बार निकल रहा है, क्योंकि वाकई मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि 10 साल का बच्चा तो बोलेगा, 10 दिन का बच्चा नहीं बोलेगा। सो वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। वो बच्चा बोलता है 10 दिन का, राजा साहब बोलते हैं कि अरे हमें इस पे आपकी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है भाई, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु कंफर्म है। देयर वुड बी सम सेंस, कुछ सेंसिबल की बात तब होगी, इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि अगर आप हमें बता पाए कि आखिर मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी, तब तो मैं आप वाकई जानूं कि आपने कुछ सेंसिबल बात कही है। ये तो कॉमन सेंस है, सभी को पता है भाई, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। उस बच्चे ने अपने स्क्वीकी वॉइस के जो बच्चों का जो साउंड होता है, अपने स्क्वीकी वाइल्ड में, आवाज में उस इन्फेंट ने, उस शिशु ने, उस बच्चे ने इन शब्दों को अटर किया। अटर मतलब बोलना, ओके, ये शब्द उसके मुंह से निकले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। उसकी बातों को सुनकर के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे अपनी फिंगर अपने नाक पे रख लेते हैं। एक वहां का पोस्टर बताने की कोशिश किया जा रहा है कि वो कर क्या रहे थे इन बातों को सुनने के बाद। एंड अ बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि 10 दिन के बच्चे ने अपने लिप्स को खोले एक बेहतरीन स्पीच देने के लिए, यानी वो बोल पा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और उस बच्चे ने केवल कुछ बोला ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा, जो कि एक मेरेकल, एक जादू लग रहा था। नाउ इनक्रेडिबल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट, यानी कि ये जो मैटर था पूरे एरिया में इस प्रकार से फैल गया जैसे किसी वॉर ऑफिस से कोई न्यूज नहीं चलती हो, वैसे ही हर जगह ये फैल जाता है। नाउ खैर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर अपनी नाक पर जो फिंगर रखे हुए थे, अपनी नाक से फिंगर हटाते हैं। एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और बहुत ध्यान से उस लिटिल प्रिंस की ओर देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये बताना है ना कि उसकी मृत्यु होगी कैसे, तो उसकी ओर देख करके कुछ कैलकुलेशन करते हैं अपने जो भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। नाउ द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। अब वो बताते हैं कि एक्चुअली जो बच्चा है इसका जन्म बुल के जो नक्षत्र होते हैं उसमें हुआ है। एंड द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और चूंकि बुल और जो टाइगर है ये आपस में शत्रु हैं, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, ही एक्सप्लेन। वो बताते हैं कि राजा साहब की जो मृत्यु होगी वो टाइगर की वजह से होगी, टाइगर उसका कारण बनेगा। अब सबको लग रहा था टाइगर का नाम सुनते ही वो बच्चा डर जाएगा। नाउ यू विल थिंक दैट क्राउन जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। अब आप लोग को लग रहा होगा रीडर्स को, ये ह्यूमर पैदा करने के लिए, यहां पे फिर आपका अटेंशन पाने के लिए यहां पे कल की ये कह रहे हैं कि आप रीडर्स को ये लग रहा होगा कि जैसे वो जंग बहादुर ने टाइगर का नाम सुना होगा, उन्होंने बिल्कुल मिमियाना, क्वैकिंग मतलब एकदम डर से गए होंगे, सहम से गए होंगे, क्वैकिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, बट चिंता मत करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक्चुअली एज सुन एज ही हर्ड इट, जैसे उन्होंने ये बात सुनी, प्रोनाउंस्ड, उन्होंने क्या बोला, द क्राउन प्रिंस गेव अप अ डीप ग्रोल, वो काफी तेज से खुद गुर्राते हैं टाइगर की तरीके। एंड टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उनके लिप्स से बहुत ही खतरनाक डरावने शब्द निकलते हैं, यानी कि वो खुद डरने के बजाय वो खुद डरावने शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर मुझे टाइगर से खतरा है तो क्या करूं, लेट द टाइगर बी अवेयर, कि मुझे सावधान रहने के लिए मत बोलो। आप किनको सावधान रहने के लिए बोल दो, टाइगर्स को बोल दो, क्योंकि मैंने जन्म ले लिया है। दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, ये पूरा पूरा जो घटना था एक प्रतिबंधपुरम में एक र्यूमर बन चुका था, बहुत तेजी से फैल गया। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। खैर, एक बैकग्राउंड पे हम सब लोग कंक्लूड कर सकते हैं भाई, समझ सकते हैं कि किसी न किसी सच पे जरूर ये घटना है भाई। अगर उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने अगर ये बात प्रेडिक्ट किया है तो कुछ तो सच्चाई होगी, भले सब कुछ सच्चाई ना हो, पर ये भी हमें याद रखना है। यानी कि यहाँ पे कल की ये बात कह रहे हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर की बात को एज अ र्यूमर नहीं लेना चाहिए कि भाई अफवाह है, ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। भला क्या कोई एस्ट्रोलॉजर इतनी गहराई में जाके बातों को बता सकता है? तो वही ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें इसे कंक्लूड करें भाई, कुछ ना कुछ तो ट्रुथ, सच इस बात में होगी एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन में। फिर आगे क्या होगा हम लोग जानेंगे कहानी में। अब देखिए फिर आगे क्या होगा। नाउ क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर। अब वो जैसे जैसे समय बीतता गया वो लंबे होते गए, यानी बड़े होते गए, स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, मजबूत होते गए। नो अदर मेरिकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। उनका जो पूरा बचपना था उस पूरे बचपन में उनके साथ कोई भी और दूसरा मेरिकल फिर नहीं हुआ
केवल उसको छोड़ करके जो ऑलरेडी आपके साथ डिस्क्राइब किया जा चुका है, जो 10 दिन जबकि वो थे तब एक घटना घटी थी, केवल वही एक मिरेकल हुआ था। फिर इसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल, पूरा बचपना उनका सर्वाइव हुआ। एक्चुअली द बॉय ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम एन इंग्लिश काउ, एक इंग्लिश गाय का वो दूध पिया करते थे। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश नौकरानी आया उनकी जो है सेवा करती थी। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उन्हें ट्यूशन भी दिया जाता था बाय एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, वो कुछ भी नहीं देखते थे, केवल इंग्लिश मूवीज देखते थे। एंड एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी क्राउन प्रिंस यानी जो राजकुमार होते हैं, जिस प्रकार से उनका पालन पोषण होता है किसी भी इंडियन स्टेट में, उसी प्रकार से जंग बहादुर साहब का भी पालन पोषण बढ़िया से देखरेख में लग्जूरियस लाइफ के साथ चल रहा था। नाउ व्हेन ही केम एट द एज ऑफ 20, लेकिन जब उनकी उम्र 20 साल की हुई, द स्टेट विच हैड बीन द कोर्ट ऑफ वॉर्स अंटिल देन, जो अभी तक किसके हाथ में था, वॉर्स यानी मंत्रियों के हाथ में था, कोई भी राजा वहां पे शासन नहीं कर रहा था। जब वो 20 साल की हुए, केम इनटू हिज हैंड, यानी अब जाकर के वो अब राजगद्दी पे बैठ गए थे, अब उन्होंने वहां पे शासन करना शुरू कर दिया जब वो 20 साल के हो गए। इसके पहले वो मंत्रियों के हाथ में था। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, जैसे वो गद्दी पे बैठे सब लोगों को वो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी याद आती है कि राजा साहब को टाइगर से खतरा है। एंड मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई लोगों ने इस मामले को लगातार इस पे बातचीत करना शुरू कर दिया। एंड स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर, और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो ये बात फिर से उनके कानों में पहुंची कि बचपन में एस्ट्रोलॉजर्स ने आपके बारे में ये प्रेडिक्शन किया था। राजा साहब को फिर से याद आया कि हाँ भाई, मेरे बारे में तो ये प्रेडिक्शन किया गया था। नाउ देयर वर इनमेरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे घने घने जंगल थे। एंड दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें टाइगर्स भी थे। एंड यानी कि खतरा उनके लिए था। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, अब तभी महाराजा को एक पुराना जो है कहावत याद आता है, क्या कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, गाय को सबसे सीधा माना जाता है। तो कहते हैं यहां तक कि आप अगर अपनी बचत करना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, आप एक गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड बी सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग अ टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, यानी उन्होंने ये कोट क्यों कहा, क्योंकि तब तो डेफिनेटली एक टाइगर को अपने सेल्फ डिफेंस में मारने में कोई खतरा नहीं होगा। यानी कि राजा साहब ने प्लान बनाया कि भाई अगर टाइगर से मुझे खतरा है और टाइगर्स को मार ही दिया जाए तो तब तो खतरा मेरे ऊपर से टल जाएगा। और मैं ये मार क्यों रहा हूं, मैं किसी शौक के लिए नहीं बल्कि अपने बचत के लिए मार रहा हूं, जिसपे मुझे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा। एंड द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंटिंग, फिर क्या था, महाराजा साहब एक टाइगर हंटिंग में निकल पड़ते हैं। एंड व्हाट हैपेंड, फिर द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, राजा साहब बहुत ज्यादा थ्रिल्ड, बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। बियॉन्ड द मेजर मतलब कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। नाउ ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और जैसे उन्होंने मारा तुरंत उन्होंने जो है ये मैसेज कहां पहुंचा दिया, स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको दिखवाया वो मरा हुआ जानवर। भाई आप तो कह रहे थे मुझे टाइगर से खतरा है, ये क्या, मैंने देखिए उसको मार दिया, यानी कि मेरा खतरा खत्म। व्हाट डू यू से नाउ, और पूछवाया कि अब आप क्या कहेंगे, भाई राजा साहब ने तो टाइगर को खुद ही मार दिया। ही डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया, पूछिए अब वो क्या कहते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी प्रकार से आप राजा साहब 99 टाइगर्स को मार सकती हैं। बट, लेकिन बट के बाद फिर देखिए वो शांत हो गया, डैश 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 लगा हुआ है। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, अब वो घबराता है, थोड़ा सा रुक जाता है। बट व्हाट, वहां पे जो लोग गए थे मंत्रीगण वो पूछते भाई क्या है, स्पीक विदाउट फियर, जो भी आपको कहना है बिना डर के बोलिए। भाई 99 टाइगर तो इस प्रकार से वो मार देंगे, देखिए सेम मैनर, यानी कि आराम से इस प्रकार वो किलिंग कर सकते हैं। आगे एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन जो राजा साहब जब मारेंगे उनको बोलिएगा कि उनको 100वें टाइगर के साथ जब शिकार करेंगे तब उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो 100वां टाइगर होगा वही उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। अब बात चैलेंज की आ गई थी, तो उन्होंने कहा व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, भाई अच्छा ये बताओ क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मर गया तब, मैंने मार दिया तब। अब देखिए एस्ट्रोलॉजर को अपनी बात पे इतना ज्यादा बिलीव था, वो कहते हैं आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, उन पे आग लगा दूंगा, एंड डैश डैश, एंड क्या, यानी कुछ और कहना चाहती है।
वो कहते आई शैल कट ऑफ माई टफ, मैं अपनी टफ जो बाल का जो शिखा होती है, मैं अपनी शिखा को क्या करूंगा, कट कर दूंगा, एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इस चीज को बिल्कुल नोट एकदम उन्होंने आसाद से एक नोट में उन्होंने लिखा कि भाई ये लीजिए एज ए प्रमाण में दे रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो डेफिनेटली मैं ऐसा करूंगा। यानी कि एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल बिलीव था कि 100वां टाइगर राजा साहब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, बट उनको कोई आइडिया था ही नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। नाउ अब क्या होगा आगे, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटेंट प्रतिबंधपुरम। अब क्या था कि उस दिन से जब भी एक टाइगर की किलिंग हुआ करती थी तो वो वहां पे एक सेलिब्रेशन का मोमेंट बनता था कि राजा साहब ने एक और टाइगर मार दिया, क्योंकि धीरे धीरे वो 99 100 की ओर बढ़ रहे थे। यहां तक कि द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, यहां तक कि स्टेट ने टाइगर हंटिंग बैन कर दिया। आपको लग रहा होगा क्या राजा साहब के लिए बैन हुआ? जी नहीं, किसके लिए? बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, यानी कि उन्होंने बैन कर दिया कि मेरे सिवा कोई भी इस स्टेट में टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। अच्छा सोचिए क्यों बैन करवाया होगा? इसलिए बैन करवाया कि कहीं कि अगर कोई और यहां पे आकर के हंटिंग करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 100 टाइगर किल करने में संख्या कम पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने मना करवा दिया। और यहां तक कि क्या करवाया, आ प्रोक्लेमेशन यानी कि एक उद्घोषणा करवा दी, वॉज इशूड द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। मारने की बात छोड़िए, अगर किसी ने हिम्मत की टाइगर के ऊपर एक पत्थर भी फ्लिंग करने का, फेंकने का, तो उसकी सारी सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ सारा कॉन्फिस्केटेड यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि कोई भी मारने की बात छोड़ी, कोई हिम्मत भी नहीं जुटाएगा टाइगर्स की ओर एक पत्थर भी मारने के। साथ एक पत्थर मार दो टाइगर मर जाए और बाद में 100 ना पूरे हो पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बैन करवा दिया और लोगों के लिए। एंड द महाराजा वुड, महाराजा जी ने प्रतिज्ञा किया, ही वुड अटेंड ऑल द मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। जितने भी राज्य के कार्य हैं वो 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही उनके सारे अफेयर्स को सुनेंगे, तब तक वो कोई भी राज सिंहासन का काम नहीं करेंगे। एंड इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और वैसा लग रहा था, बिल्कुल प्रतीत हो रहा था कि वो अपने एम्बिशन को बिल्कुल पूरा कर लेंगे। एंड आपको क्या लगता है, नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, कि इस जब कार्य में वो आगे बढ़े तो क्या उन्होंने कोई खतरा नहीं झेला? ऐसा नहीं है। कहते देयर वर टाइम्स, कई बार ऐसे मौके पड़े, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट मार्क्स, जब वो टाइगर को मार रहे थे तो उनकी जो गोली थी वो निशाना चूक जाया करती थी, और जैसे निशाना चूकता द टाइगर लीव्ड अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर छलांग लगा देता। एंड ही फॉट बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उस स्थिति में उन्हें उस जानवर से नंगे हाथों लड़ना पड़ता था बिना किसी हथियार की। खैर अच्छी बात क्या होती थी, ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, खैर हर बार महाराजा होते थे जो नंगे हाथों से भी लड़ करके उस टाइगर को मार दिया करते थे, उस पर जीत हासिल कर लेते थे। यहां से आप जान सकते होंगे यही कारण है कि उनका नाम अंत में क्या पड़ा, द टाइगर किंग, क्योंकि टाइगर हर बार हार जाया करता था। क्या हर बार ऐसा हो पाएगा? कंटिन्यू करते हैं। नाउ एक तो ये घटना घटी, अब फिर एक और घटना देखिए उनके साथ घटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से सुनिएगा। एट अनदर टाइम, एक दूसरी घटना ये है, he was in danger of losing his throne, एक बार उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा कि उनकी गद्दी उनसे छिन जाएगी। कौन सा खतरा था? हुआ क्या, एक बार अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक्चुअली एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो भी टाइगर्स के शिकार करने के बहुत बड़े शौकीन थे। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, और जिस टाइगर का वो शिकार करते थे उसके साथ फोटो क्लिक करवाना भी वो ऑफिसर को बहुत ज्यादा पसंद था। एज यूजुअल ही वेज्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, इसीलिए उन्होंने प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर हंटिंग की इच्छा जाहिर की राजा साहब से। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा इस बात में बिल्कुल सख्त थे, वो बिल्कुल भी अपने प्लान से नहीं हटे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने उस ऑफिसर की बात को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कहा ठीक है ऑफिसर, देखिए अगर आप हंटिंग करना ही चाहते हैं आप टाइगर की हंटिंग मत करिए, मैं कुछ दूसरे प्रकार की हंटिंग्स की व्यवस्था आपके लिए करा सकता हूं।
यू मे गो ऑन बोर हंटिंग, आप जंगली सुअर की हंटिंग कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, या फिर यू मे कंडक्ट माउस हंट, आप चूहों का शिकार कर सकते हैं। एंड यहां तक कि वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट, आप चाहें तो मॉस्किटो यानी मच्छरों का भी शिकार कर सकते हैं। अब भला कोई मच्छरों का शिकार करेगा तो ये कमेंट जैसा हो गया, यानी सब कुछ वो कर सकते हैं, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, हम यहां पे आपको टाइगर हंटिंग नहीं करने देंगे। कारण आप लोग को मालूम है, डर था कि भाई टाइगर हंटिंग वो करेंगे तो भाई टाइगर कहीं कम ना पड़ जाए, प्लस एक डर और था, अभी वो आगे डिस्कस होगा। द ब्रिटिश ऑफिसर सीक्रेटली सेंट अ वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुर्रई, ये दुर्रई कौन, दुर्रई वही ऑफिसर है जिन्हें एक रिस्पेक्टेड वर्ड उस टाइम पे इनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो सेक्रेटरी थे ऑफिसर की, उन्होंने दीवान साहब के माध्यम से एक मैसेज महाराजा के पास पहुंचाया कि जो दुर्रई है, जो ऑफिसर है, हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू किल द टाइगर, कि वो टाइगर को खुद से नहीं मारना चाहती। राजा साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें चाहिए क्या, ऊपर हमने पढ़ा ना, उनका दूसरा शौक ये था कि वो डेड टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना उन्हें पसंद था। द महाराजा कुड नॉट डू द एक्चुअल किलिंग, एक्चुअल किलिंग महाराजा साहब नहीं करेंगे, सॉरी, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल हंट, जो महाराजा है वो रियल जो उनका हंटिंग है, शिकार है, वो कर सकते हैं। What was important to दुर्रई, जो दुर्रई है, जो ऑफिसर है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, was photograph of himself, उनकी फोटोग्राफ होल्डिंग द गन, गन को पकड़ करके स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कास, ये जो टाइगर की जो डेड बॉडी होगी उसके बगल में गन लेकर के खड़े होकर के फोटोग्राफ खिंचवाना वो चाहते हैं, बस जिससे कि वो लोगों को जाकर के दिखा सके कि देखो मैंने वाकई में टाइगर को मारा है। बट वास्तव में मारा कौन होगा, वो मारे होंगे राजा साहब। बट अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, राजा साहब इस पे भी एग्री नहीं हुए, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा साहब इस प्रपोजल पे भी एग्री नहीं हुए। अब देखिए इस पे एग्री क्यों नहीं हुए, क्योंकि इसलिए एग्री नहीं हुए क्योंकि उनके भी नेम फेम का भाई मैटर था कि पब्लिक क्या सोचेगी, अरे राजा साहब झूठ बोल रहे हैं, रियल हंटिंग तो किसने किया हुआ है, ऑफिसर ने किया हुआ है, राजा साहब झूठ मूठ की अपनी बातें बना रहे हैं। तो इस चक्कर में वो ना फंसे, इसलिए भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और एक कारण यहां पे देखिए और है कि इफ ही रिलेंट ना, वो कहते अगर मैंने अभी इस बात पे छूट दे दिया, व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेंगे, इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, कि और दूसरे ऑफिसर्स भी वहां पे टाइगर हंटिंग के लिए आ गए, तो अगर उन्होंने इस ऑफिसर को देखा टाइगर हंटिंग करते हुए, शायद उन्हें उनका भी मन कर जाए, दूसरे ऑफिसर्स का मन भी कर जाए कि भाई हमें भी हंटिंग करना है, वो भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं किसको किसको ये अवसर दूंगा, वो उनके लिए एक मुसीबत की मतलब एक कड़ी बन जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। बट नाउ बिकॉज ही प्रिवेंट ब्रिटिश ऑफिसर, उनकी गद्दी कैसे खतरे में पड़ी, देखिए यही वो घटना थी कि एक्चुअली अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलमेंट हिज डिजायर, उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, मना कर दिया एक ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी इच्छा को पूरी करने में। भाई ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया तो वो अब आपके स्टेट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और इसी वजह से उनको ये एहसास होने लगा राजा साहब को कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी राजगद्दी मुझसे कहीं ना छिन जाए। अब महाराजा साहब क्या करेंगे इसके लिए, सो द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, उन दोनों ने बैठा, दीवान साहब और महाराजा आपस में एक आपसी सहमति से इस इशू पे एक प्लान बनाते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम के तौर पर, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थ विथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता, तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग के तो उन्होंने एक टेलीग्राम, एक मैसेज भेजा कलकत्ता के एक ज्वेलर के पास, ब्रिटिश ज्वेलर के पास। क्या किया कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, क्या आप हमारे पास अलग अलग डिजाइन की कुछ महंगी महंगी रिंग डायमंड की भेज दीजिए। सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग उस ज्वेलर ने 50 रिंग्स राजा साहब के पास भेजा। एंड द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, राजा साहब ने दिमाग लगाया, वो सारी अंगूठी अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए उन्होंने सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नियों के पास भेज दिया। आप समझ गए होंगे क्यों उन्होंने ऐसा किया, आपके दिमाग में लॉजिक आ गया होगा। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड द दुरासनी, दुरासनी कौन है, वो उनकी वाइफ है, टू चूज 1 or 2 रिंग्स, उन्होंने बोला कि आप जो अंगूठियां हैं इनमें से 1 या 2 अंगूठियां आप अपने लिए चूज कर सकती हैं, एंड सेंड रेस्ट बैक, और जो बची हुई है आप उनको हमारे पास वापस भेज दीजिए। यानी कि ऐसे करके उन्होंने सब अंगूठियां जो है जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी पत्नियों के पास उन्होंने एज अ गिफ्ट भेजा। एंड विद इन नो टाइम, और महिलाओं को तो भाई वो बिल्कुल पसंद ही आएगा, एंड विद इन नो टाइम ऑल द दुरासनीज यानी उनकी वाइफ्स सेंड अ रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, कि आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी सभी को गिफ्ट बहुत पसंद आया, यानी कि वो लोग बहुत खुश हो गए, उनकी बॉन्डिंग फिर से बहुत अच्छी हो गई। नाउ
इन 2 days a bill of 3 lakhs रुपी came from the British jewelers। इसके बाद 2 दिन के अंदर जब भाई सारा ऑर्डर फुलफिल हो गया तो ब्रिटिश ज्वेलर ने 3 लाख रुपए का बिल भेजा। एंड द महाराजा वाज हैप्पी, वो 3 लाख का बिल देख करके महाराजा साहब खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज, भले 3 लाख रुपए उनके चले गए, एटलीस्ट ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने किंगडम को बचा पाए, ये सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटिशर्स नाराज होकर के उनके ऊपर अटैक अब नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार उनकी बॉन्डिंग अब अच्छी हो चुकी है। अब आगे आते मेन स्टोरी पे भाई, टाइगर हंटिंग कहां तक पहुंची। द महाराजास टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेस, उनका जो टाइगर हंटिंग का जो प्रोसीजर था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, अभी भी चल रहा था। विद इन 10 years 10 साल के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 टाइगरों को मार दिया। एंड देन इसके बाद क्या हुआ, एन अनफॉर्चून हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, लेकिन एक ऐसा रोड़ा उनके बीच में आ गया जिन्होंने उनके मिशन को बिल्कुल एकदम शांत कर दिया। वो रोड़ा क्या था, एक्चुअली द पॉपुलेशन, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। इतने ज्यादा टाइगर्स को मारने की वजह से प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर्स की जो संख्या थी एक्सटिंक्ट, बहुत सूक्ष्म होगी, बहुत ज्यादा कम हो गई। एंड हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकीरी। देखिए ये भी एक कमेंट है कि राजा साहब इतने स्पीड से टाइगर्स की फैमिलीज को खत्म करते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, बर्थ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। भाई क्या वो प्रिकॉशंस यूज करते हैं और वो जो है अब बच्चे यानी कि पॉपुलेशन जो है ग्रोथ पे बिलीव नहीं करते, भाई वो बर्थ कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये कमेंट था, इसी वजह से अब नहीं दिख रहे हैं, या फिर उन्होंने खुद से कमिटेड हैराकी यानी सुसाइड कर लिया डर की वजह से, और या फिर सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर स्टेट से वो डर के भाग गए हों, बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि शायद उनकी इच्छा ये है टाइगर्स की कि उनका शिकार कौन करें, ब्रिटिश हाथों के द्वारा उनका शिकार हो। खैर ये बात यहां पे क्यों ऐड की गई, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में तो हंटिंग मना थी, वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स शिकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो टाइगर प्रतिबंधपुरम से भाग गए हैं तो बाहर जो ब्रिटिशर्स हैं वहां पे उनका शिकार कर सकते हैं या करेंगे। ओके, तो ये कमेंट था, इसमें आपको ज्यादा सीरियस इस चीज को नहीं लेना है। खैर बस एक कमेंट था भाई कि इतने टाइगर्स को मारने के बाद बहुत कम हो गए, तो कल की क्या कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगर्स ने जो है बर्थ कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि भाई बच्चे कम पैदा करेंगे, या फिर डर की वजह से सुसाइड कर लिया होगा, या फिर वो यहाँ से भाग गए हों प्रतिबंधपुरम से और उनकी इच्छा ये हो कि हम राजा साहब के हाथों नहीं मरेंगे, हम ब्रिटिश जो लोग हैं उनके हाथों में मरेंगे। खैर अब आगे देखिए क्या होगा, क्या टास्क पूरा होगा। नाउ वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान, एक दिन महाराजा ने एक मैसेज भिजवा करके दीवान साहब को बुलवाया। दीवान साहब आते हैं और अब राजा साहब क्या कहते हैं, आरंट यू अवेयर द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन। कहते अरे दीवान साहब क्या आप इस बात से आप अवेयर नहीं है कि अभी भी मेरे गन से 30 टाइगर्स का शिकार करना अभी बाकी है, यानी आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। और ये उन्होंने जब ये प्रश्न वो पूछ रहे थे तब वो अपनी गन का उनका जो लाइक निशाना था वो दीवान साहब की ओर था, यानी अपनी गन को साफ करते हुए निशाना साधते हुए किसकी ओर, दीवान साहब की ओर साधते हुए कहते दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है कि मुझे अभी 30 टाइगर्स को और मारना अपनी इस बंदूक से। अब जब दीवान साहब ने गन का जो है पॉइंट अपनी ओर देखा, शडरिंग, वो कांपने लगते हैं, डर जाते हैं एट द साइट ऑफ द गन। जब देखते कि भाई गन का निशाना तो मेरी तरफ है, दीवान क्राइड आउट, वो गिड़गिड़ाते हुए यानी कि क्राइड आउट यानी कि प्लीडिंग मोड में कहते हैं, अरे योर मैजेस्टी आई एम नॉट टाइगर, अरे मालिक मैं टाइगर नहीं हूं, यानी कि जो गन का जो आपने पॉइंट मेरी तरफ किया है प्लीज मेरी तरफ से हटा लीजिए, मैं टाइगर नहीं हूं। अब वो कमेंट करते राजा साहब की विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, अरे कौन बेवकूफ तुमको टाइगर कहेगा भाई, तुम टाइगर मुझे पता नहीं हो। नो नो आई एम नॉट अ गन, अरे ठीक है मैं फिर गन भी तो नहीं हूं ना, कमेंट करता है कौन, दीवान साहब डर के मारे। अब राजा साहब क्या कहते हैं, यू आर नाइदर टाइगर नॉर अ गन, अरे मुझे पता है दीवान साहब ना तो आप टाइगर हैं ना तो आप गन हैं, आई समन्ड यू, मैंने आपको बुलाया है, हियर फॉर डिफरेंट पर्पस, किसी अलग उद्देश्य के लिए मैंने आपको बुलाया है। एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने प्लान किया कि मैं शादी करना चाहता हूं। अब दीवान साहब को क्या लगता है, क्या ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। द दीवान बिगन टू बेबल, बेबल मतलब होता है हकलाना, इवन मूड। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं दीवान साहब और बैबलिंग करना, हकलाना शुरू कर देते हैं, अरे योर मैजेस्टी, अरे मालिक आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, अरे मेरी 2 पत्नियां पहले से हैं, एंड इफ आई मैरी, अरे अगर मैं आपसे शादी करूंगा
तो डर की वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। और जब राजा साहब ये बात सुनते हैं तो क्या कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, क्या बकवास की बातें कर रहे हो भाई, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, व्हाट आई वांट इज टाइगर, एक्चुअली मैं जो चाहता हूं मुझे टाइगर चाहिए। अब दीवान साहब क्या सोचते हैं, अरे अच्छा मतलब राजा साहब टाइगर से शादी करना चाहते हैं, मतलब दीवान साहब का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था डर की वजह से। अरे योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, अरे मालिक कृपया फिर से सोचिए, योर यंगस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, अरे आपके जो पूर्वज है वो तलवार से शादी किया करते थे भाई। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहे तो अपने गन से शादी कर लीजिए। द टाइगर इज मोर इनफ फॉर दिस स्टेट, अ टाइगर, आप अपने आप में एक टाइगर हैं, एक टाइगर हमारे इस प्रदेश के लिए पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, हमें या इस स्टेट को टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी पर्याप्त हैं। अब जब महाराज साहब ने ये बेवकूफी भरी दीवान साहब की बातें सुनी तो क्या हुआ, तो द महाराजा गिव लाउड ऑफ क्रैक ऑफ लॉफ्टर, यानी कि वो तेजी तेजी से हंसने लग जाती हैं। कहते अरे आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, अरे भाई साहब मैं किसी टाइगर या गन से मैं शादी करने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूं, बट अ गर्ल फ्रॉम अ रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, मैं किसी ह्यूमन बींग जो होती है, जो लड़की होती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि हमारे अगल बगल जितने भी स्टेट्स हैं, पड़ोसी स्टेट्स हैं, आप जरा वहां पे टाइगर्स की संख्या पता करिए, किस स्टेट में कितनी टाइगर्स की पॉपुलेशन है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करेंगे, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और जिस स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहां पे आप पता करिए क्या उस रॉयल फैमिली में कोई लड़की है क्या जिससे मैं शादी कर पाऊं। अब आप लोग राजा साहब का मकसद तो जान ही गए होंगे, राजा साहब का असली मकसद शादी करना नहीं था, शादी के बहाने एक रिलेशन बना करके वहां के टाइगर्स का शिकार करना था, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की संख्या यानी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी या एकदम सूक्ष्म हो गई थी, डिस्टिंक्ट हो गए, वो विलुप्त होने की कैटेगरी में आ गए थे। दीवान साहब फॉलोज हिज ऑर्डर, दीवान साहब ने उनके ऑर्डर को फॉलो किया, यानी कि एक अच्छी सी लड़कियां को ढूंढेंगे शादी करने के लिए जहां पे टाइगर्स की संख्या काफी हो। He found a right girl from a state which possessed a large number of tiger, तो उन्होंने एक ऐसा स्टेट ढूंढा जहां पे काफी ज्यादा जो है टाइगर्स थे, वहां पे एक लड़की भी उन्होंने बढ़िया तलाश ली रॉयल फैमिली से, यानी उन्होंने अब राजा साहब की शादी वहां पे करवा दी गई। अब क्या हुआ, महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब उनका मकसद पूरा होता है, जब भी वो अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुराल जाते थे राजा साहब, हर बार वहां जाकर के 5 या 6 टाइगर को मार करके आते थे। In the same manner, 99 tiger skins adorn the walls of reception hall in the प्रतिबंधपुरम। इसी प्रकार से उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा, उनकी स्किन एडॉर्न सजे हुए हैं प्रतिबंधपुरम के महल के पैलेस में, रिसेप्शन, यानी 99 टाइगर्स अब कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या वो टारगेट पूरा होगा 100वां, चूंकि वही तो मेन खतरनाक था। द महाराजास एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन there remained just one tiger to achieve his total tally of 100। लेकिन जब केवल एक बचा था तो महाराजा की जो एंजाइटी थी ना, उसका जो फीवर था एकदम टॉप पे पहुंच चुका था। जब केवल एक ही टाइगर बचा हुआ था वो 100 पहुंचने में, जब आप बिल्कुल क्लोज होते तो आपके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होता है, तो वही एक्साइटमेंट उनके अंदर थी। नाउ ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। दिन और रात यही विचार उनके अंदर आता रहता था कि कब मुझे वो एक और टाइगर मुझे मारने का मौका मिलेगा और मैं 100वां टाइगर पूरा कर लूंगा। और चूंकि उस एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन भी किया था तो कहीं कहीं मन में ये भय भी ज्यादा था कि भाई ये टाइगर मारना आसान नहीं होगा। नाउ बाय दिस टाइम, लेकिन इस समय तक द टाइगर फॉर्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन इस समय तक जो टाइगर्स की संख्या थी वो भी ड्राई एकदम सूख चुकी थी उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी, यानी वहां भी टाइगर्स की संख्या पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी, एकदम अदृश्य हो चुकी थी, वहां भी टाइगर मिलना बंद हो गया था। नाउ इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कहीं पे कोई भी टाइगर दिख ही नहीं रहा था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, केवल एक की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर बस वो केवल एक सिंगल बीस्ट को और मार दे तब महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। इसके बाद महाराजा के अंदर जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, साथ ही वो टाइगर हंटिंग में छोड़ देते, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर।
लेकिन हाँ, उन्हें उस अपने आखिरी टाइगर के साथ बहुत सावधान भी रहना था। What had late chief astrologer said, देखिए हमें लेट, what had the late एस्ट्रोलॉजर यानी कि लेट मतलब अब वो वास्तव में इस दुनिया में नहीं रहा, वो उस एस्ट्रोलॉजर के साथ मृत्यु हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे लेट वर्ड यूज किया गया और यही उस स्वर्गवासी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया हुआ था। देखते हैं अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स। नाउ इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। उसने कहा था ना कि 100वें टाइगर के समय भले वो 99 टाइगर्स मार ली, बट 100वें टाइगर के साथ उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। एंड ट्रू इनफ, ये बिल्कुल पर्याप्त सच भी था। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। भाई जो टाइगर होता है आफ्टर ऑल एक खतरनाक भी होता है, तो बिल्कुल हमें सावधान वैसे भी रहना चाहिए और बाकी प्रेडिक्शन किया तो और सावधान भी रहना चाहिए। वन ही हैड टू बी वेरी ऑफ इट, उन्हें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बट वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, पर प्रॉब्लम ये थी कि भाई वो 100वें टाइगर को ढूंढा कहां पे जाए, वही तो मिल नहीं रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई किसी टाइगर के दूध को पाना काफी आसान लग रहा था एक जिंदा टाइगर की तुलना में। ओके, ये कमेंट यहां पे किया गया, भाई बाकी जिंदा टाइगर मिल जाएगा तभी तो दूध मिलेगा, और अगर दूध मिल गया तो भाई सीधी सी बात टाइगर भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे कमेंट किया गया कि जिंदा टाइगर कहीं मिल ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश की जा रही थी। नाउ अब जब नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, द महाराजा वॉज सunk in gloom, महाराजा जो थे उदासी के उसमें अंधेरे में डूब जाते हैं। एंड सून केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन तभी एक उन्हें एक हैप्पी न्यूज, एक खुशी से भरा हुआ न्यूज सुनाई देता। क्या था, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने महाराजा साहब की उदासी को गायब कर दिया। न्यूज क्या थी, इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के स्टेट में शीप बिगन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली, कि लगातार उनके स्टेट से जो शीप थी वो गायब हो रही थी, मतलब उनका शिकार हो रहा था। फ्रॉम हिज हिल साइड विलेज, जो हिल साइड जो पहाड़ों के अगल बगल जो गांव है वहां से शीप्स गायब हो रही थी, यानी उनका कोई शिकार कर रहा था। ये शिकार कौन कर सकता है, टाइगर। इसका मतलब था कि टाइगर पक्का वहां पे था। बट इट वॉज फर्स्ट असर्टेन, लेकिन सबसे पहले असर्टेन ये पता लगाना था दैट दिस वॉज नॉट अ वर्क ऑफ खादर मियां साहब और विरासमी नैकर। ये दो लोग वहां पे इनका नाम लिया गया, साथ जो लोग शायद बकरियों को चोरी कर लेते थे, शीप को खा जाया करते थे मार करके, तो इसलिए पहले ये पता लगाना कहीं ये इनका काम तो नहीं ना। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, क्योंकि दोनों फेमस थे टू सॉलो शीप होल, कि पूरा पूरा शीप जो है पका करके नहीं खा जाते थे। इतने बड़े जो है वो नॉन वेजिटेरियन थे, उनके अंदर ये एबिलिटी थी, इसके लिए जाना चाहते थे। तो उन्हें कहा पहले पता कर लें कहीं वो लोग तो गायब नहीं कर रहे ना, ये लोग बेवस जंगल में परेशान। एंड नाउ श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, जब पता लगाया गया तो भाई पाया गया कि नहीं ये उनका काम नहीं था, तो इससे कंफर्म हो गई पक्का ही किसका काम है, टाइगर का ही काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, ये बात बताने के लिए सारे गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं महाराजा साहब को कि नहीं पक्का ये काम टाइगर का ही है। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। राजा साहब इतना ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने गांव वालों के लिए एक ऑफर दे दिया कि 3 साल तक आप लोग से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, और तुरंत के तुरंत वो शिकार पे निकल पड़ती है। बट क्या हुआ, द टाइगर वॉज नॉट फाउंड इजली, वो टाइगर बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, मानो ऐसा लग रहा था, इट हैड वांटनली हाइड इटसेल्फ, कि वो जानबूझकर जो है राजा साहब की बेइज्जती करने के लिए अब्सर्डली, वांटनली मतलब अब्सर्डली अपने आप को क्या कर लिया है, फ्लाउट, अवज्ञा करने के लिए, अवहेलना करने के लिए महाराजास विल, महाराजा साहब की जो विल है, जो इच्छा है, उसका अवज्ञा करने के लिए उसने क्या कर लिया, खुद को छिपा लिया है। मतलब टाइगर ने ये काम जानबूझ करके किया हो, ऐसा लग रहा था, क्योंकि टाइगर दिखना उसके बाद बंद हो गया, पता नहीं वो कहां चला गया था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन हाँ महाराजा भी एकदम डिटरमाइंड थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। भले वो नहीं दिख रहा था बट लगातार वो प्रयास में लगे हुए थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने कहा कि मैं अब इस जंगल से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे टाइगर मिल नहीं जाएगा। एज अ डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजास फरी, राजा साहब को जो गुस्सा था एंड ऑब्स्टिनेसी, उनकी जो बेचैनी थी, माउंटेड अलार्मिंगली, वो बहुत ही चिंताजनक रूप से बढ़ती चली गई। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, कई सारे ऑफिसर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यानी कि राजा साहब ने गुस्से से उन लोग को निकाल दिया जॉब से। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, जैसे आज से जो लैंड टैक्स माफ किया उसको तो छोड़िए,
आज से बल्कि पहले का जो लैंड टैक्स है वो दोगुना कर दीजिए। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंट। और उसमें दीवान साहब ने फिर अनाउंस किया कि अरे राजा साहब अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रजा असंतुष्ट हो जाएगी। एंड देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इससे हमारा जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो सकता है, यानी कि वो इस पर कब्जा कर पाएंगे, कब्जा कर लेंगे। अब क्या कहते हैं, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग। राजा साहब इतने ज्यादा गुस्से में थे, उन्होंने दीवान साहब को भी कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, इस स्थिति में तुम भी क्या कर दो, अपने इस पोस्ट से रिजाइन कर दो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. अब राजा साहब वो जो दीवान साहब थे इस बात से कन्विंस्ड, एकदम ये बात उनके मन में क्लियरली आ गई थी कि अगर राजा साहब को टाइगर जल्द से जल्द नहीं मिला तो जो परिणाम होगा बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक, यानी महाप्रलय वाली कंडीशन बन जाएगी। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras. अब दीवान साहब ने एक जुगाड़ लगाया और उनको ऐसा लगा कि उनकी लाइफ उनको दोबारा मिल गई हो जब वो मद्रास के एक पार्क में गए और वहां पे उन्हें एक पालतू जो टाइगर होता है, पेट एनिमल, यानी वहां पे एक पेट टाइगर उनको मिल जाता है जो वहां पे रखा गया था मद्रास के पार्क में। जब उसको वो पाते हैं तो उनके जान में जान आई। अब आप लोग को स्टूडेंट्स आइडिया लग गया होगा कि दीवान साहब क्या जुगाड़ लगा रहे हैं। दीवान साहब यानी मद्रास के पार्क में जाते हैं, एक वहां से टाइगर ले आते हैं, शायद वो राजा साहब के सामने रखेंगे उसे मारने के लिए। ओके नाउ अब क्या हुआ, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। फिर वो वहां से ले आते और अपने घर में छिपा करके रख लेते, यानी मद्रास के पार्क से एक वो पेट टाइगर को वहां से परचेज करते हैं, मंगवाते हैं। नाउ एट मिडनाइट, जब बिल्कुल आधी रात थी, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा टाउन शांति से सो रहा था, द दीवान साहब एंड हिज एज्ड वाइफ, उनकी जो बूढ़ी पत्नी थी, ड्रैग द टाइगर, इन टाइगर को सोचते खींच करके कहा ले आते हैं अपने कार में। यानी वो टाइगर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, बिल्कुल एकदम बिल्ली की तरीके था, आपके पेट डॉग की तरीके था। एंड शूड इनटू द सीट, और बड़ी मुश्किल से खिसका करके दबा उबा करके उसको कहां बैठाया, सीट पे बिठाया कार की। यानी वो अब उसे कहां ले जाएंगे, आप समझ गए होंगे, जंगल में छोड़ने के लिए। द दीवान साहब हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। और सीधा महाराजा दीवान साहब कार को ड्राइव करके कहां ले जाते हैं, उस जंगल में ले जाते हैं जहां पे राजा साहब शिकार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। एंड व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जब वो जंगल पहुंचते हैं, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह। ऐसा होने लग रहा था कि टाइगर किस पे बैठ गया हो, सत्याग्रह पे बैठ गया हो। क्यों, एक्चुअली ही रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कार से बाहर निकल ही नहीं रहा था, मानो जैसे उसे पता चल गया हो कि हमें जंगल में लाया गया है और पक्का यहां कुछ खतरा हो। या फिर यूं कह सकते हैं आप, वो जंगल में क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि जंगल में उस तरह के जंगल में रहने का वो आदी ही नहीं था। खैर एंड में क्या हुआ, द दीवान वाज थॉरली एग्जॉस्टेड। अब जब वो बाहर नहीं आ रहा था, दीवान साहब एकदम थक गए। इन हिज एफर्ट्स टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस बीस्ट को, उस जानवर को गाड़ी से हाउल यानी बाहर निकालने में उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। एंड फिर एट लास्ट पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, फिर अंत में उसे पुश करके धक्का करके वो धक्का देकर के ग्राउंड पे ले ही जाती है। नाउ ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या हुआ, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजास प्रेजेंस। तभी वो जो टाइगर था यहां वहां घूम रहा था महाराजा साहब के प्रेजेंस में। उस बेचारे को आइडिया ही नहीं था कि महाराजा साहब किस लिए वहां पे बैठे हुए राजा साहब। एंड स्टूड एज इफ इन बाउंडलेस जॉय, हम्बल सप्लिकेशंस, और मानो एकदम एक बहानेबाजी के तौर पे वो आराम से बहुत ही हम्बल फॉर्म में वहां पे क्या कर रहा है, टहल रहा है। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। अब जैसे ही राजा साहब ने जो है देखा किसको, उस टाइगर को, पूछते भाई, अब मास्टर जो बगल में बैठा हुआ था जो किल करने नहीं, एक एक्सपर्ट, उससे पूछते भाई क्या कमांड है अब। यानी कि फिर क्या था, उन्होंने कमांड किया और टाइगर को शूट कर दिया। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट। बहुत ही खुशी के साथ महाराजा साहब ने उस पर निशाना लगाया। और इसके बाद क्या हुआ, द टाइगर फेल इन द क्रम्पल्ड हीप, और वहां बगल जो हीप यानी कि ऊंचाई सी जगह थी वहां से वो जो है गिर जाता है। राजा साहब को क्या लगा, टाइगर का काम खत्म, टाइगर को मैंने मार दिया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, ये देखो मैंने 100वां टाइगर मार दिया। माई वो हैज बीन कंप्लीटेड, मेरी जो शपथ थी वो पूरी हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, वो इलेशन मतलब प्रसन्नता से एकदम भर जाती है। अब आपको क्या लगता है भाई, 100वां टाइगर तो मार दिया गया,
अब कहानी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि कल्कि ने कहा था ना कि असली मजा तो एंड में आएगा। चलिए देखते हैं। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, और अपने मेंबर्स को बोला कि भाई टाइगर को कहां ले आइए, कैपिटल में आइए, ग्रैंड एक बहुत बड़ा प्रोसेशन होगा, फंक्शन होगा। तब महाराजा हाशेंड अवेन हिज कार, और फटाफट वो अपनी कार में बैठते हैं और महल की ओर चल देते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा साहब चल देते हैं, उन्हें लगा कि मैंने 100वां शिकार कर लिया। द हंटर्स वैन टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो हंटर्स जो बगल में शिकार के लिए गाइडलाइन दे रहे थे ना राजा साहब को, वो लोग जाते हैं उस टाइगर को बिल्कुल करीब से देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफेलमेंट, और उन लोग वहां पे जाकर के पाते क्या है कि वो बेचारा जो टाइगर था एकदम बेचैन परेशान होकर के अपनी आंखों को रोल आउट करके यानी देखता है किसकी ओर, उन लोगों की ओर, यानी कि वो टाइगर मरा नहीं था, वो तो जिंदा था। द मैन रियलाइज, तभी लोगों को महसूस होता है दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, अरे टाइगर की तो मृत्यु हुई ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, एक्चुअली जो गोली लगी थी, गोली उन्होंने शूट किया था, वो निशाने पे लगी ही नहीं। तो टाइगर कैसे गिरा? एक्चुअली इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, एक्चुअली वो जो टाइगर था वो बेहोश हो गया था जब गोली उसके बगल से विजिंग यानी साउंड करते हुए, आवाज निकालती हुई जो है वहां से गुजरती है, तो उसका साउंड बुलेट का सुन के, बुलेट का आवाज सुन करके, गोली की ध्वनि से वो बेहोश हो गया था डर की वजह से। एंड द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स परेशान हो जाते कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। एंड दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई महाराजा साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने निशाना गलत लगाया था, उनका निशाना चूक गया था। क्यों? इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब, कि अगर हम ऐसा करेंगे, हमने उनको रियलिटी बता दी तो हमारी नौकरी जा सकती है। एंड वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, इसके बाद उन्हीं में से एक हंटर ने लगभग 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और टाइगर को मार दिया। राजा साहब को क्या लगेगा, भाई ये तो शिकार मैंने किया, बट रियलिटी में उन्होंने अभी 99 टाइगर ही मारे, नहीं 100वां टाइगर बचा हुआ है। तब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट क्या है कि आखिर अब राजा साहब की मृत्यु कैसे होगी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, क्या जो हंटर्स थे उन्होंने अपना जो निशाना था उसमें गलती नहीं की, यानी उसको मार दिया, उनका निशाना चूका नहीं। नाउ then as commanded by the king, जैसा कि किंग ने कमांड किया था, the tiger king was taken in procession through the town and buried, एक भाई प्रोसेशन के थ्रू ले जाया गया और उसको दफना दिया गया। एंड टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर यहां तक एक टॉम्ब भी बना दिया गया। अब क्या हुआ, राजा साहब संतुष्ट थे, लगा कि मैंने 100 शिकार तो कर लिए हैं, अब देखिए क्या होगा। अब फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराजा साहब के बेटे का 3रा बर्थडे सेलिब्रेट होना था। एंड अंटिल देन, और तब तक द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और अभी तक चूंकि राजा साहब पूरा अपना दिमाग उनका लगा था टाइगर हंटिंग में, सो ही हैड नो टाइम टू स्पेंड फॉर द क्राउन प्रिंस, दैट इज उनके पास कोई भी स्पेयर एक्स्ट्रा टाइम नहीं था अपने प्रिंस, अपने राजकुमार के लिए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब उनका ध्यान अपने बच्चे की ओर गया। एंड ही विश्ड टू गिव हिम अ स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और अब उसके बर्थडे में उसको वो एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। सो ही वैन टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, सर्च एवरी शॉप, हर एक दुकान को वो ढूंढते हैं, हर दुकान में जाते हैं, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, पर उन्हें कुछ मन का नहीं मिलता है। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप, लेकिन तभी उनकी नजर एक टॉय शॉप में जो है लकड़ी के टाइगर के ऊपर पड़ती है। अब देखिए ये भी टाइगर ही है, और ये शायद 100वां टाइगर होगा, राइट एवरीवन। देखते हैं मृत्यु कैसे होगी, क्या ये कुछ क्रूशियल पॉइंट बनेगा। एंड डिसाइडेड, और राजा साहब ने डिसाइड किया, इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट, भाई मैं एक टाइगर किंग हूं तो मेरे बच्चे के लिए ये गिफ्ट सबसे परफेक्ट और जानदार होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, वुडन टाइगर का जो कॉस्ट रेट था, जो रियल कॉस्ट था, दैट वाज 2 आनाज एंड क्वार्टर था। बट लेकिन सॉरी एवरीवन, बट द शॉपकीपर नहीं, लेकिन शॉपकीपर जानता था दैट इफ ही कोटेड, सॉरी काफी लंबा चूंकि लेक्चर हो गया, सो इसे फिनिश कर दें फटाफट। सो व्हाट हैपेंड देन, शॉपकीपर न्यू, शॉपकीपर जानता था दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर महाराजा साहब को इतना कम प्राइस अगर वो बताएगा, he would be punished under the rules of emergency, इमरजेंसी के रूल्स में से पक्का क्या किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। सो इसीलिए he said, your majesty,
दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। ये तो भाई क्या है, क्राफ्टमैनशिप का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। ओके, एंड अ बार्गेन एट 300 रुपीज। और सोचिए वो जो जिसका प्राइस कितना था 2.25 था, उसको कितने पे उसने बेचा, 300 रुपीज का उसने सेल कर दिया। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू बी क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग, टुक इट अवे विद हिम। अब ये उससे ले लेता है, तो चलो ये सॉरी, ये तो एक बहुत बढ़िया होगा हमारे बच्चे के बर्थडे के लिए। अब बर्थडे उन्होंने वो गिफ्ट दे दिया। अब क्या हुआ, वन दैट डे, एक दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। एक्चुअली वो जो टाइगर बनाया गया था लकड़ी का, उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया, तभी तो भाई वो लगभग 2.25 का था। तो एक दिन वो लोग उसी के साथ खेल रहे थे, और चूंकि उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, तो वो बिल्कुल उसका सरफेस चिकना नहीं था, बल्कि कैसा था, इट्स सरफेस वाज रग, उसका जो सरफेस था बहुत खुरदुरा था। एंड टीनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स, और कांटे नुमा उसमें कई सारे सिल्वर के जो है, सिल्वर ऑफ वुड्स जैसे कील होता है ना, वैसे उसमें निकला हुआ था ऑल ओवर इट, पूरे के पूरे उस बॉडी के ऊपर। और फिर हुआ क्या, वन ऑफ दो सिल्वर्स, वो जो उसमें कांटे नुमा जो हिस्सा बाहर निकला हुआ था, उन्हीं में से एक जो है महाराजा साहब के राइट हैंड में वो पर्ज्ड, चुभ जाता है, जैसे कांटा चुभ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब फिर क्या हुआ, ही पुल्ड इट आउट, जब वो चुभ गया कांटा वाला कांटा उनके एक राइट हैंड में, तो विद हिज लेफ्ट हैंड से उन्होंने उस कांटे को खैर निकाल दिया, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, राजा साहब के साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड, और उसी की वजह से महाराजा साहब के राइट हैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। एंड इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू सिप्योरिटी। देखिए सिपोर्टिंग क्या होता है भाई, जब मवाद टाइप में या पस बन जाता है, समथिंग लाइक दैट, एंड सोर, काफी बड़ा घाव हो जाता है, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि उनके पूरे हाथ में उसकी वजह से वो फैल जाता है वो इन्फेक्शन। एंड 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और उसके ट्रीटमेंट के लिए 3 बड़े बड़े सर्जन मद्रास से बुलाए जाते हैं। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टिंग दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और सबने प्लानिंग किया कि एंड में भाई हमें राजा साहब का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन होता है। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वो तीनों सर्जन ऑपरेशन करने के बाद बाहर आते हैं और अनाउंस बोलते हैं क्या, द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, क्या ऑपरेशन सफल रहा। भाई ऑपरेशन सफल रहने का मतलब क्या होता है कि जो मरीज है, पेशेंट है, वो सेफ है, सुरक्षित। बट यहां पे देखिए अगला सेंटेंस क्या था, द महाराजा इज डेड, राजा साहब की मृत्यु हो चुकी है। कुछ आपको लगा नहीं, बिल्कुल अजीब सी बात यहां पे की गई। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, इस प्रकार से देखिए 100वें टाइगर ने अपना आखिरकार बदला ले ही लिया। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी, आई होप बढ़िया सा आपको समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड ट्राइड टू फिनिश दिस इंटायर लॉन्ग चैप्टर इन अ सिंगल वीडियो। बट फिर भी कहीं कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। बट वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।